हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेटर। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों एक खुशखबरी आपको सबसे पहले देनी है कि अब हम लोगों के इस चैनल पर, इस डीपी एडुकेटर फैमिली पर 20,000 लोग जुड़ चुके हैं। इस परिवार के सदस्यों की संख्या अब 20,000 हो चुकी है। आपने देखा भी होगा 20K सब्सक्राइबर हो गए हैं। और ये सब हुआ है आप लोगों के प्यार से, आप लोगों के सहयोग से, दुआओं से, आशीर्वाद से, और जो आपने मुझे मोटिवेशन दिया, प्रोत्साहन दिया कि मैं इस काम को कर पाया और इसे अंजाम दे पाया। इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और आशा करते हैं कि भविष्य में भी ये आपका प्यार, स्नेह, सहयोग हमेशा बने रहेगा और ये परिवार, ये डीपी एडुकेटर फैमिली ऐसे ही दिन पर दिन और तरक्की और उन्नति की राह पर चलती रहेगी। बस आप लोगों का प्यार बना रहे। हम लोग मिल करके कुछ इतना बड़ा करेंगे कि शायद किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका प्यार ऐसा ही बना रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। ठीक है। दूसरी बात दोस्तों ये है कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए टेस्ट सीरीज प्रारंभ हो चुकी है, जैसा कि आपको मैंने बताया था अभी 1-2 दिन पहले। ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो गए हैं। ठीक है। जिनको 2016 की परीक्षा देनी है तो उनको तो सीरीज लेनी है, ज्वाइन करना ही है। जो लोग 2020 की परीक्षा दे रहे हैं, ठीक है, तो उनको भी सीरीज लेना ही है। मतलब अगर वो प्रैक्टिस कर लेंगे तो अच्छी बात है। ठीक है। नहीं लेंगे तो कोई नहीं। लेकिन अगर चाहते हैं कि हमने जो अभी तक पढ़ा है उस ज्ञान की अगर परीक्षण कर लिया जाए कि हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, तो अगर वो कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा। ठीक है। बाकी अगर जो 2016 वाले लोग हैं जिनको देना है वो तो उनको करना ही करना है। ठीक है। तो सीरीज के लिए रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुके हैं। ठीक है। आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए और 15 तारीख से यानी 15 अगस्त से ये टेस्ट सीरीज प्रारंभ हो जाएगी, जिसमें आपको 10 सीरीज जीएस की मिलेंगी और 10 सीरीज आपको हिंदी की मिलेंगी। ठीक है। टोटल आपकी 20 सीरीज होंगी। ठीक है। जीएस वाले में 140 क्वेश्चन होंगे और ये क्वेश्चन पूरा कंबाइंड, कुछ लोगों ने कमेंट करके पूछा है कि सर वो मतलब कि पोर्शन वाइज, सब्जेक्ट वाइज होंगे या कैसा होगा, तो वो कंबाइंड होगा। यानी कि एज सच जैसे लोक सेवा आयोग का पेपर आएगा सेम उसी प्रकार का पेपर होगा। हर पोर्शन से, हर चैप्टर से और हर टॉपिक से सवाल पूछे गए हैं। करंट अफेयर्स भी शामिल है, रीजनिंग मैथ भी शामिल है। ठीक है। और हिंदी में भी जिस प्रकार से प्रश्न आते हैं उसी प्रकार से पूछे गए हैं। ठीक है। यानी कि आपको ऐसा लगेगा कि आप परीक्षा हॉल में परीक्षा दे रहे हैं। ठीक है। तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए और फिर प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। तो दोस्तों आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये अंतःस्रावी तंत्र हम लोग साइंस के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। ठीक है। 2 लेक्चर मैंने आपको इसमें दिए थे। ठीक है। और ये इसका अंतिम लेक्चर है। तो ये वाला चैप्टर हमारा अंतःस्रावी तंत्र वाला, एंडोक्राइन सिस्टम वाला, जहां पर हमने हार्मोन्स के बारे में पढ़ा था, अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ा था, वो सारी चीजें हो जाएंगी क्लियर। ठीक है। इसके बाद कुछ नया चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज हम बात करेंगे 1, 2, 3 और 4 ग्रंथियों के बारे में, अधिवृक्क एड्रिनल ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि और जनन ग्रंथियों के बारे में बात करेंगे। 4 ग्रंथि आपको हमने पढ़ाएंगे। पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि और पैराथायराइड ग्रंथि के बारे में पढ़ाया था। ठीक है। और अग्नाशय भी अंतःस्रावी ग्रंथि, चूंकि वो अंतःस्रावी बहिस्रावी दोनों है। ठीक है। तो अग्नाशय यानी कि पैंक्रियाज आपको हम पहले ही पढ़ा चुके हैं। जब मैंने पिछले टाइम डाइजेशन वाला चैप्टर पढ़ाया था तो वहां पर मैंने पैंक्रियाज पढ़ा दिया था। ठीक है। तो वहां से आप लोग पैंक्रियाज को पढ़ सकते हैं। ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज पढ़ेंगे हम लोग एड्रिनल ग्रंथि। इंग्लिश में कहते हैं एड्रिनल ग्रंथि, हिंदी में कहते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। बड़ा अजीब सा नाम है, अधिवृक्क ग्रंथि। ठीक है। चलिए, कहां होती है? ये दोनों किडनियों के ऊपरी सिरे पर स्थित होती है। मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाया था कि इस तरह से जो हमारी किडनी होती है इस तरह से। ठीक है। तो ये कहां पर स्थित होती है? यहाँ पर। ठीक है। ये स्थित होती है। ठीक है। तो क्या लिखा है? यह दोनों किडनियों के ऊपरी सिरे पर स्थित होती है। कौन? एड्रिनल ग्रंथि। ठीक है। और इसके 2 भाग होते हैं, एक कॉर्टेक्स और एक मेडुला। ठीक है। कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं, कॉर्टेक्स और एक मेडुला। ठीक है। और इससे जो स्रावित हार्मोन, ठीक है, अभी बताएंगे आपको। अच्छा, मैंने देखिए कॉर्टेक्स, मैंने आपको क्या बताया कि इसके 2 भाग होते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला। ठीक है। तो पहला भाग पढ़ लेते हैं, कॉर्टेक्स। ठीक है। ये कौन सा भाग है? ये इसका पहला भाग है और ये एड्रिनल ग्रंथि का
बाहरी भाग होता है, यानी कि इसका बाहरी भाग है, ठीक है। और इसे हम कट करेंगे तो कैसा भाग है कॉर्टेक्स, इसका बाहरी भाग है, ठीक है। और इस बाहरी भाग से 3 हार्मोन स्रावित होते हैं, ठीक है। उनके नाम हमने अंग्रेजी में लिखे हैं, क्योंकि हिंदी में बड़ा लिखना क्लिष्ट हो जाता, अंग्रेजी में बड़ा आसान लिख जाता है। पहला है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। इसका नाम काम क्या है, ये कार्बन, प्रोटीन और वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है, ठीक है। क्या करता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के उपापचय का ये नियंत्रण करता है। दूसरा है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स ये क्या करता है, ये शरीर में यानी कि मनुष्य के शरीर में सोडियम पोटेशियम की मात्रा का नियंत्रण करता है, ठीक है। यानी कि सोडियम पोटेशियम बैलेंस बना रहे तो इस मात्रा को नियंत्रित करने का काम करता है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। और तीसरे होते हैं सेक्स हार्मोन्स, ठीक है। तो ये मेल और फीमेल में अलग होते हैं, मेल में होता है एंड्रोजेंस और फीमेल में होते हैं एस्ट्रोजेंस, ठीक है। यानी कि मेल हार्मोन का हम आगे पढ़ेंगे कि वहां पर मेल हार्मोन को एंड्रोजेंस कहा जाता है और फीमेल हार्मोन को एस्ट्रोजेंस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग मेडुला पर, ठीक है। ये दूसरा भाग है इसका, एड्रिनल ग्रंथि का दूसरा भाग है और ये एड्रिनल ग्रंथि का आंतरिक भाग होता है, ठीक है। कौन, मेडुला, मेडुला एड्रिनल ग्रंथि का आंतरिक भाग होता है। और इसका काम क्या है, क्योंकि इससे एक हार्मोन निकलता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है एड्रीनलिन, ठीक है। एड्रीनलिन हार्मोन निकलता है और ये क्या करता है, ये क्रोध, डर, आघात, मानसिक तनाव में अधिक स्रावित होता है। इसमें आपको गुस्सा आ गया एकदम से, क्रोध आ गया, चोट लग गई, तनाव हो गया, क्या होता है एकदम से, मतलब कि अंदर से एकदम से गुस्सा जैसे एकदम से रोंगटे जैसे खड़े हो जाते हैं ना, मतलब बहुत एकदम से अजीब सी स्थिति बन जाती है। तो ऐसी स्थिति बनाने के लिए, मतलब गुस्से की, क्रोध की स्थिति बनाने के लिए कौन जिम्मेदार है, एड्रीनलिन ही जिम्मेदार है। जब एड्रीनलिन का सीक्रेशन ज्यादा होता है तभी ऐसी अवस्था आती है, ठीक है। और ये क्या करता है, ये रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर, हृदय गति दर यानी कि हार्ट बीट रेट को बढ़ा देता है, ठीक है। एकदम गुस्सा होगा एकदम से ना, तनाव हो गया, क्या होता है, बीपी बढ़ जाता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, धड़कनें बढ़ जाती हैं। ये काम कौन करता है, एड्रीनलिन ही करता है। जब एड्रीनलिन का सीक्रेशन ज्यादा होने लगता है तो ऐसी समस्या होती है, ठीक है। और ये रोंगटे खड़े होने के लिए प्रेरित करता है, ठीक। रोंगटे समझ रहे हैं, जो हमारे शरीर पे ये बाल होते हैं ना, इसको रोंग बोलते हैं, ठीक है। तो मान लो एकदम से आपको गुस्सा आ गया एकदम से, है ना, या मान लो आप एकदम से कहीं डर गए, भयभीत हो गए, क्या होता है, ये बाल एकदम से खड़े हो जाते हैं, इसी को कहा जाता है रोंगटे खड़े होना। तो रोंगटे खड़े होने के लिए यही हार्मोन प्रेरित करता है, ठीक। परीक्षा में पूछा जाता है ये बात, इसीलिए इसे आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है। मान लो आप इस रास्ते में जा रहे थे और अचानक से सांप आ गया, तो आप क्या करेंगे, एकदम से डर गए, है ना, डरने से आओगे तो भयभीत टाइप के हो गए, रोंगटे खड़े हो गए, तो क्या हुआ, किसने किया ये सब एड्रीनलिन ने किया। इसीलिए आपातकालीन हार्मोन कहते हैं, क्यों, क्योंकि आप तो आराम से जा रहे थे और अचानक से डर जाना, भयभीत हो जाना, रोंगटे खड़े हो जाना, ये आपातकालीन तो हुआ ना, अचानक से हुआ, ठीक है। इसलिए इसे आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है। और इसे एक बहुत ही अच्छा नाम दिया गया है, लड़ो और उड़ो, इंग्लिश कहते हैं फाइट एंड फ्लाइट। तो इसे लड़ो और उड़ो हार्मोन के नाम से जाना जाता है। बहुत परीक्षा पूछा जाता है कि लड़ो और उड़ो हार्मोन को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है, या एड्रीनलिन को और किस नाम से जाना जाता है, लड़ो और उड़ो। यानी कि लड़ो मतलब, लड़ो उड़ो मतलब क्या है, फाइट एंड फ्लाइट, मतलब कि हमको तो डरा दिया, हमारे रोंगटे खड़ा कर दिया और खुद चला गया, ठीक है, मतलब हमको लड़ा दिया और खुद भाग गया, ठीक है। इसलिए इसे लड़ो और उड़ो के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए, ये तो बात होगी एड्रिनल ग्रंथि की, एड्रिनल ग्रंथि, इसके दो भाग है, कॉर्टेक्स और मेडुला। कॉर्टेक्स वाले भाग से कौन से हार्मोन निकलते हैं, मेडुला से कौन से निकलते हैं, ये मैंने आपको बताया, ठीक है। चलिए, अब हम आते हैं थाइमस ग्रंथि पर, ठीक है। ये थाइमस ग्रंथि कहाँ होती है, मैंने आपको बताया था कि जो सीने में होती है ना, सीने में, ठीक, मनुष्य के सीने में स्थित होती है थाइमस ग्रंथि। देख लेते हैं ये कहाँ है, ये हृदय व महाधमनी के ऊपर स्थित होती है, ठीक है, हृदय और महाधमनी के ऊपर स्थित होती है। और ये जन्म के समय लगभग 10 से 12 ग्राम की होती है, युवाओं में लगभग 20 से 30 ग्राम की होती है और वृद्धों में ये मात्र 3 से 6 ग्राम की रह जाती है, ठीक है, 3 से 6 ग्राम की रह जाती है। अब देखते हैं इसका काम क्या है।
ये युवाओं में सक्रिय रहती है, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ ये धीरे धीरे लुप्त होती जाती है। और इससे जो हार्मोन्स निकलते हैं उसके नाम है थाइमोसिन और थायमिन। ठीक है, दो हार्मोन निकलते हैं, थाइमोसिन और थायमिन। ठीक है, थाइमोसिन का काम क्या है, अभी आपको समझाते कोई बात। थाइमोसिन का काम है कि शरीर में टी लिम्फोसाइट का निर्माण बढ़ाकर एंटीबॉडी बनाती है। ठीक है, अब देखिए एंटीबॉडी क्या है। अगर आपको एंटीबॉडी पता नहीं तो मैंने जब पढ़ाया था ब्लड सर्कुलेशन वाला चैप्टर, जहां पर आरबीसी डब्ल्यूबीसी पढ़ाया था, वहां आपको बताया मैंने एंटीबॉडी क्या होता है। एंटीबॉडी हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम बनाती है, प्रतिरक्षा तंत्र बनाती हैं। ठीक है, जैसे अभी कोविड-19 की बात चल रही है। ठीक है, तो क्या आपको बताया जा रहा कि इम्यून सिस्टम, आपका जो इम्यूनिटी है उसको बढ़ाइए। इम्यूनिटी जब बढ़ेगी तो क्या होगा, हमें बाहरी पैथोजन से, बाहरी एंटीजन से, यानी कि बैक्टीरिया वायरस से लड़ने की क्षमता विकसित होगी। अब इम्यूनिटी कैसे बढ़ेगी, इम्यूनिटी ऐसे बढ़ेगी जब हम एंटीबॉडी बढ़ाएं, क्योंकि एंटीबॉडी बढ़ाने से क्या होगा, क्योंकि एंटीबॉडी हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम मजबूत करती है, हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत करते हैं, हमको बाहरी आघातों से, बाहरी बैक्टीरिया वायरस से, पैथोजन से, एंटीजन से हमको बचाने का काम करते हैं। ठीक है, तो जितने ज्यादा हमारे अंदर एंटीबॉडी होंगे उतना ही हमारा शरीर मजबूत होगा और हमें रोगों से लड़ने की उतनी ज्यादा क्षमता मिलेगी। ठीक है, इसलिए अभी देखिए, आप देख रहे हैं जो 60+ वाले लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, तो उनको जो है वो कोरोना से बच के ज्यादा रहे हैं। ठीक है, जबकि ये युवाओं में होने के कम चांसेस है, ऐसा मतलब WHO वगैरह ने कहा है। ठीक है, क्यों कहा है, क्योंकि युवाओं में इम्यूनिटी ज्यादा होती है। ठीक है, इम्यून सिस्टम अच्छा होता है, एंटीबॉडी जल्दी जनरेट होते हैं और एंटीबॉडी मजबूत होते हैं, दमदार होते हैं, पावरफुल होते हैं। ठीक है, तो ये थाइमोसिन क्या करता है। अब टी लिम्फोसाइट क्या है, ठीक है, टी लिम्फोसाइट जो है हमारे शरीर में जो एंटीबॉडी बनती है तो उस एंटीबॉडी बनने में सहायता करता है। ठीक है, तो ये थाइमोसिन क्या करता है, शरीर में टी लिम्फोसाइट का निर्माण बढ़ाकर एंटीबॉडी बनाती है। ठीक है, अब जब एंटीबॉडी बनेगी तो शरीर मजबूत रहेगा, आप युवा रहेंगे, जवान रहेंगे। ठीक है, लेकिन जब एंटीबॉडी कम हो जाएगी तो फिर क्या होगा, स्थिति मतलब विकराल हो जाएगी, समस्या हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए समझिए क्या है, जो थाइमस ग्रंथि है इससे कौन सा हार्मोन निकलता है, थाइमोसिन निकलता है। ठीक है, अब थाइमोसिन क्या करता है, टी लिम्फोसाइट का निर्माण बढ़ा करके एंटीबॉडी बनाएगा। एंटीबॉडी बनाएगा, हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा होगा, प्रतिरक्षा तंत्र अच्छा होगा, हमें रोगों से लड़ने की क्षमता प्राप्त होगी। लेकिन अब देखिए सबसे ज्यादा ये बड़ी ग्रंथि किसमें है, युवाओं में है, 20 से 30 ग्राम की। बच्चों में कितनी है, जन्म के समय 10 से 12 ग्राम की, युवाओं में 20 से 30 ग्राम की, वृद्धों में 3 से 6 ग्राम की रह जाती है। ठीक है, अब देखिए जितनी बड़ी ग्रंथि होगी उतना ही ज्यादा थाइमोसिन निकलेगा। जब ज्यादा थाइमोसिन निकलेगा तो ज्यादा टी लिम्फोसाइट बनेगा, जब ज्यादा टी लिम्फोसाइट बनेगा तो ज्यादा एंटीबॉडी बनेगी, जब ज्यादा एंटीबॉडी बनेगी तो उतना ही ज्यादा हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होगा और हम स्वस्थ रहेंगे, हमारे अंदर रोग प्रतिरोधक की क्षमता ज्यादा विकसित होगी। लेकिन वृद्धों में ये छोटी सी रह जाती है। ठीक है, इसलिए थाइमोसिन का सीक्रेशन कम होता है, टी लिम्फोसाइट कम बन पाते हैं और एंटीबॉडी कम बनेगी, इसीलिए वृद्धों में थाइमोसिन कम हो जाता है, जिससे कि प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर पड़ जाता है वृद्ध लोगों का। इसलिए छोटी मोटी बीमारी भी वृद्धों को पकड़ लेती है, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, एंटीबॉडी कम होते हैं, थाइमोसिन प्रॉपर नहीं बन रहा होता है। तो कुल मिलाकर के अगर हम सिंपल सी भाषा में ये कहें कि थाइमस ग्रंथि का हमारे शरीर में क्या काम है, तो थाइमस ग्रंथि हमें यानी कि मनुष्य में युवावस्था यानी कि जवानी, युवावस्था लाने का काम करती है। जितनी हमारी थाइमस ग्रंथि मजबूत होगी, बड़ी होगी, उतने ही युवा होंगे, जवान होंगे और मजबूत होंगे, और हमारा इम्यून सिस्टम उतना ही मजबूत होगा। जैसे जैसे ये बुढ़ापे को हम जाते हैं तो ये कम होती जाती है, क्योंकि और उसी से थाइमोसिन कम निकलने लगता है, जिससे कि एंटीबॉडी नहीं बन पाती है और वृद्धों में इम्यून सिस्टम यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर पड़ जाता है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी थाइमस ग्रंथि, जो कि बहुत जरूरी थी। नेक्स्ट है पीनियल ग्रंथि। ठीक है, पीनियल ग्रंथि ये कहां होती है, यह अग्र मस्तिष्क के ऊपरी भाग में स्थित होती है। इससे पहले आत्मा का स्थान या तीसरी आंख का अवशेष भी कहा जाता है। अगर ऐसा प्रश्न कभी आए पीनियल ग्रंथि की आत्मा का स्थान या तीसरी आंख का अवशेष किसे कहा जाता था, तो यही ग्रंथि है पीनियल ग्रंथि। ठीक है, इससे हार्मोन निकलता है मेलाटोनिन। ठीक है, इससे स्राव हार्मोन कौन सा है, मेलाटोनिन निकलता है। मेलाटोनिन का काम क्या है, ये मनुष्य में संभवतः लैंगिक क्षमताओं के विकास का अवरोध करता है।
ठीक है। यानी जो मनुष्य में लैंगिक क्षमताएं होती, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, तो लैंगिक क्षमताएं हैं, जो लैंगिक जो लक्षण है, उनमें उनका जो विकास हो रहा होता है, उनके विकास को अवरुद्ध करता है। अर्थात अगर ज्यादा मेलाटोनिन निकलेगा तो युवावस्था देर से आएगी, अगर कम मेलाटोनिन निकलेगा तो फिर युवावस्था जल्दी आ जाएगी। क्यों क्यों करता है? ये मनुष्य में लैंगिक क्षमताओं के विकास का अवरोध यानी कि रोकता है, लैंगिक क्षमताएं विकसित नहीं होने देता है। अब ज्यादा होगा तो और नहीं विकसित होने देगा, कम होगा तो फिर ये लैंगिक क्षमताएं जल्दी विकसित हो जाएंगी, ठीक है। और मेलानिन ये पिगमेंट है, एक वर्णक है, ठीक है। ये मेलानिन के संश्लेषण को विनियमित करता है, ठीक है। यानी जो हमारे शरीर में मेलानिन जो वर्णक है, पिगमेंट है, ठीक है, उसका जो सिंथेसिस होता है हमारे शरीर के अंदर बनता है, ठीक है, उसके संश्लेषण को भी ये रेगुलेट करता है। कौन? मेलाटोनिन। यानी कि मेलानिन के संश्लेषण को विनियमित यानी कि रेगुलेट करता है, ठीक है। अब मेलानिन का काम क्या है? ठीक है, तो त्वचा, बाल तथा आंख के रंग को निर्धारित करता है। हमारी त्वचा का रंग कैसा होगा, हमारे बालों का रंग कैसा होगा, आंखों का रंग कैसा होगा, नीली होंगी, भूरी होंगी, काली होंगी, कैसी होंगी, बाल लाल होंगे, काले होंगे, हरे, पीले, नीले कैसे होंगे, ये सब कौन निर्धारित करता है? ये मेलानिन निर्धारित करता है। और मेलानिन के संश्लेषण को यही विनियमित करता है, ठीक है, मेलाटोनिन। ठीक, कहां से निकलता है? इस ग्रंथि से निकलता है, ठीक है। और ये क्या करती है? पीनेल ग्रंथि शरीर में जैविक घड़ी का नियमन करके सोने जागने के चक्र, शरीर के तापक्रम तथा मासिक चक्र का निर्धारण करती है, ठीक है। यानी कि और ये 10 वर्ष की आयु के पश्चात नष्ट होने लगती है। क्यों? कैल्शियम लवणों के जमा होने के कारण, ठीक है। अब इसको समझिए, देखिए, जैसे मान लो छोटा बच्चा है, ठीक है, साल 2 साल का, 6 महीने का, है ना, तो अब वो कब सो रहा है, कब जाग रहा है, कब खा रहा है, कब पी रहा है, वो अपने अकॉर्डिंग करता है। उसके पास क्या है? उसके पास ये जो कलाई घड़ी है जो आप बांधते हैं वो नहीं है, उसके पास अलार्म घड़ी नहीं है। तो बच्चा रात भर खेलता है, दिन भर सोए, कब रात में दूध पीने लगे, है ना, ये उसे कुछ नहीं पता। क्योंकि हमें पता है ना कि सुबह 9 बजे ब्रेकफास्ट करना है, दिन में 1 बजे 2 बजे लंच करना है, रात में 9-10 बजे 11 बजे डिनर करना है, लेकिन उसे पता नहीं ना, वो छोटा बच्चा है, उसे कुछ पता नहीं है। तो उस बच्चे के अंदर ये पीनेल ग्रंथि क्या? बायोलॉजिकल क्लॉक, जैविक घड़ी का काम करती है। यानी कि यही बताती है कि अब बच्चे को कब सोना है, कब भूख लगी है, कब उसे खेलना है, कब हंसना है, कब मुस्कुराना है। ये बातें सब कौन बताती है? पीनेल ग्रंथि ही उस बच्चे के अंदर रेगुलेट करती है, मेंटेन करती है, ठीक है। इसलिए जो है इसे जैविक घड़ी भी कहा जाता है, यानी कि बायोलॉजिकल क्लॉक, ठीक है। उसके अंदर जैविक घड़ी है और वो उसी जैविक घड़ी के आधार पर अपना कार्य करता है, ठीक है। फिर क्या होता है? 10 वर्ष की आयु के पश्चात ये नष्ट होने लगती है, ठीक है, कैल्शियम लवणों के जमा होने के कारण, ठीक है। फिर क्या होता है? इस ग्रंथि के ऊपर धीरे धीरे कैल्शियम के लवण, जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है तो इस ग्रंथि के ऊपर कैल्शियम के लवणों का जमाव होता जाता है और धीरे धीरे ये ग्रंथि विलुप्त होती जाती है। और जैसे ही बच्चा जो है अपनी घड़ी यानी कि कलाई वाली घड़ी जब देखना प्रारंभ कर देता है तो जैविक घड़ी धीरे धीरे विलुप्त होती जाती है और फिर बच्चा अपनी अलार्म घड़ी और रिस्ट वॉच यानी कि क्लॉक कलाई की घड़ी के आधार पर अपने जीवन को ढाल लेता है कि हमें कब क्या करना है, ठीक है। तो बच्चों में ये जैविक घड़ी काम करती है, शरीर के तापक्रम को निर्धारित करती है, मासिक चक्र का भी निर्धारण करती है, ठीक है। और ये कैल्शियम लवणों के जमा होने के कारण ये नष्ट होने लगती है, इसलिए इन कैल्शियम लवणों को मस्तिष्क की रेत भी कहा जाता है। रेत का काम क्या होता है? यानी कि किसी चीज को धीरे धीरे रेत डालते रहो तो वो ढक लेती है, ठीक है। तो ऐसे ये कैल्शियम के लवण भी इस पीनेल ग्रंथि को ढक देते हैं और उसे काम नहीं करने देते हैं, इसलिए कैल्शियम लवणों को मस्तिष्क की रेत भी कहा जाता है, ठीक है। आइए अंतिम ग्रंथि पर देख लेते हैं। जनन ग्रंथियां बहुत इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश में कहते हैं गोनेड्स, ठीक है, पुरुष और मादा, ठीक है। और यहाँ से जो हार्मोन्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आता ही आता है, ठीक है। और कैसे प्रश्न आता है ये आपको बताएंगे, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। देखिए, जो पुरुष की जनन ग्रंथि उसे कहते हैं वृषण यानी कि टेस्टिस, ठीक है। और जो स्त्री यानी कि माता की जनन ग्रंथि होती है उसे कहते हैं अंडाशय यानी कि ओवरी, ठीक है। इसके बाद नर हार्मोन्स मैंने यहाँ पर बताया था कि नर हार्मोन्स को एंड्रोजेंस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और मादा हार्मोन को एस्ट्रोजेंस, थोड़ा सा अंतर है एंड्रो और एस्ट्रो। मादा एस्ट्रोजेंस
यानी कि एक हार्मोन नहीं, जितने भी हार्मोन्स अंदर में निकलते हैं उन सबको सामूहिक रूप से कहा जाता है एंड्रोजन्स, ठीक है। और जितने हार्मोन मादा में यानी फीमेल में निकलते हैं उनको सामूहिक रूप से कहा जाता है एस्ट्रोजेंस, ठीक है। तो आप सारे हार्मोन्स तो नहीं पढ़ेंगे, न नर के न मादा के, क्योंकि बहुत ज्यादा है और उतना पढ़े कोई मतलब भी नहीं, परीक्षा पूछ नहीं जाते हैं, ठीक है। तो सबसे प्रमुख नर हार्मोन इसको कहा जाता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है टेस्टोस्टेरोन। इसे पौरुष विकास हार्मोन भी कहा जाता है, क्यों? क्योंकि ये पुरुषों में यौन लक्षणों के लिए जिम्मेदार होता है, जैसे कि दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज का भारी होना। ये कैसे लक्षण है? ये पौरुष विकास के लक्षण है, यानी कि आपके अंदर का पुरुष अब जाग रहा है, पुरुष मतलब विकसित हो रहा है, ठीक है। तो पौरुष विकास हार्मोन भी कहा जाता है टेस्टोस्टेरोन को, जो कि पुरुषों में लैंगिक लक्षणों के लिए जिम्मेदार होता है। दाढ़ी मूंछ आती है, आवाज भारी हो जाती है, ठीक, सीने में बाल आने लगते हैं, ठीक है। ये सब क्या है? ये पौरुष विकास के लक्षण होते हैं, ठीक है। और एक ही यहां पर पढ़ेंगे, मादा हार्मोन्स को देख लेते हैं। मादा हार्मोन्स आपका सामूहिक रूप से कहा जाता है एस्ट्रोजेंस, और जो प्रमुख मादा हार्मोन है उसे कहा जाता है एस्ट्रोडियोल, ठीक है, एस्ट्रोडियोल, ठीक है। ये स्त्रियों में यौन लक्षणों के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है, यानी जो स्त्रियों में यौन लक्षण होते हैं, ठीक है, वो जिम्मेदार, जैसे कि आवाज का भारी होना, लज्जा, ठीक, स्तन ग्रंथियों का विकास, ये सब कैसे हैं? ये मतलब एक स्त्री के लक्षण है, ठीक है। तो यौन लक्षणों के विकास के लिए जिम्मेदार होता है एस्ट्रोडियोल, इसमें महिलाओं में, ठीक है। और एक और महिलाओं का हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये महिलाओं में रजस्वला के लिए जिम्मेदार होता है। रजस्वला क्या होता है? जो महिलाएं मासिक धर्म से गुजरती हैं, ठीक, उस मासिक धर्म को कहा जाता है रजस्वला। साइंस की भाषा में रजस्वला कहा जाता है या रजोनिवृत्ति कहा जाता है, ठीक है। और यह हार्मोन गर्भ धारण के निर्धारण वाला हार्मोन भी कहा जाता है, ठीक है। चूंकि रजस्वला से ही महिलाएं मां बनती हैं, ठीक है, वो प्रेग्नेंट होती हैं, ठीक है, बच्चे को जन्म देती हैं, तो इसलिए इसको गर्भ धारण के निर्धारण वाला हार्मोन भी कहा जाता है। और ये प्रसव पीड़ा के लिए भी जिम्मेदार होता है, अर्थात जब स्त्रियों में डिलीवरी होती है, बच्चे का जन्म होता है, तब भी ये काफी हेल्प करता है, ठीक है, प्रसव पीड़ा में काफी सहायता करता है ये हार्मोन, जब इसका सिक्रेशन होता है तो इस तरीके से ये प्रसव पीड़ा में काफी जिम्मेदार होता है, ठीक है। तो ये दो हार्मोन प्रमुख थे मादा से संबंधित। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट किया, बहुत अच्छे से पढ़ा, समझा, इसको कॉन्सेप्ट को समझा, चीजों को देखा, फैक्ट को समझा, ठीक है। अब जो है हम लोग साइंस में कुछ और आगे पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी हिस्ट्री और ज्योग्राफी क्लास आपको लगातार मिलती रहेंगी, हालांकि थोड़ा सा लेट हो जाता है क्योंकि आप समझे ज्वाइनिंग वगैरह प्रक्रिया चल रही, तो आना जाना पड़ता है, तो मतलब काफी कुछ व्यस्तता है, आप लोग की सीरीज बन रही है तो उसमें थोड़ा देखना पड़ता है, ठीक है। तो अब बस कोशिश कर रहे हैं, बाकी आप लोग का सहयोग चाहिए, ठीक है, सब कुछ होगा। चलिए ठीक है, मिलता हूँ अगले वीडियो में, नमस्कार।